आज की कहानी हमारे इंडिया के एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने 5000 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम करके रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में स्वराज्य बचाओ और स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले राजीव दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने पूरे देश को आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बताया और काउ स्लॉटरिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर भी लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि शायद सच्चाई का साथ देने की वजह से ही उन्हें सिर्फ 43 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उनकी स्टोरी हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है। यहाँ तक कि विदेशी सरकार भी उनके इन्फ्लुएंस से डरती थी। उन्होंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी रासायनिक दवाइयों के अगेंस्ट आयुर्वेद को और विदेशी मिलावटी चीजों के अगेंस्ट प्योर स्वदेशी चीजों और लाइफस्टाइल को प्रमोट किया है। और वो हमेशा ये दावा करते थे कि उनकी स्वदेशी लाइफस्टाइल जीने की आदतों की वजह से वो कई बीमारियों से खुद को दूर रख पाते हैं। पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उनके दावे के अनुसार उनकी सलाह से उन्होंने कईयों की जिंदगी से गंभीर बीमारियों को दूर भगाया है और जड़ से मिटाया है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने स्वस्थ रहने वाले और दूसरों को भी बीमारियों से दूर रखने वाले इंसान की खुद ही 43 की उम्र में अचानक दुखद मौत हो गई। कोई कहता है उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, तो कोई कहता है कि उन्हें जहर दे दिया गया था। तो आखिर क्या थी उनके मौत की असली वजह? कोई बीमारी या फिर किसी की रची हुई बहुत बड़ी साजिश? चलिए जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। Oh hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. राजीव दीक्षित जी की कहानी शुरू होती है 1967 से, जब यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित शुरू से ही एक ऐसे बच्चे थे जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ ज्यादा ही लगाव था और इसी इंटरेस्ट की वजह से वो अलीगढ़ में अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बीटेक करने इलाहाबाद चले गए और फिर इलाहाबाद पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना एमटेक कंप्लीट किया और आगे की पढ़ाई के लिए वो फ्रांस भी गए और फिर वहाँ से उन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया और फिर डिग्री लेने के बाद से राजीव जी फ्रांस के ही एक इंस्टीट्यूट में एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। हालांकि कुछ ही साल काम करने के बाद वो वापस इंडिया आ गए और अपने ही देश में काम की तलाश करने लगे। अब क्योंकि वो टैलेंटेड तो थे ही, इसीलिए उन्हें CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करने का मौका मिल गया और यहाँ पर उन्होंने APJ अब्दुल कलाम सर के साथ भी काम किया। हालांकि तभी उन दिनों हमारे देश में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था, खासकर भोपाल वासियों को। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 1984 के उस काली रात की, जब करीब रात के 1 बजे भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में लीक हो गई थी। जो गैस इतनी खतरनाक थी कि इस दुर्घटना ने रातों रात 20,000 लोगों की और कई जानवरों की जान ले ली थी। और तो और इस गैस ने फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को इतनी बुरी तरह से हार्म किया कि काफी सारे लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। यहाँ तक कि आज भी भोपाल के नए जनरेशन में भी इसका असर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि इस दुर्घटना के बाद उस कंपनी ने सरकार को सिर्फ 47 करोड़ देकर अपना मामला रफा दफा कर दिया था और इसी तरह से पीड़ितों के परिवार को लगभग ना के बराबर कंपनसेशन मिला था। ये दुर्घटना दुनिया के सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है और इस घटना ने राजीव दीक्षित को भी अंदर से झकझोर कर रख दिया था। और इस गैस ट्रेजेडी के बाद से ही उन्होंने मन ही मन में सोच लिया था कि वो सारे के सारे करप्ट विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर निकाल फेंकेंगे।
तो अब यहाँ से शुरू होती है राजीव दीक्षित जी की असली कहानी। राजीव दीक्षित बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि बिना भारत का इतिहास जाने वो स्वदेशी अपनाओं का संकल्प पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने इंडिया के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया। राजीव जी ने हमारे देश के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में स्टडी करने के साथ साथ भारत के गुलामी के दौर को भी जाना। उन्होंने आज से 3000 साल पहले हमारे सुश्रुत और वाग्भट जैसे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई किताबों जैसे सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम को भी डिटेल में पढ़ना चालू किया। और हाँ, अपने स्टडी के लिए उन्होंने इंग्लैंड से कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी निकलवाए। और फिर इंडिया और इसके इतिहास को अच्छी तरह से समझने के बाद राजीव दीक्षित अपने संकल्प को अंजाम देने के लिए 1992 में अपना जॉब छोड़कर आजादी बचाओ आंदोलन में पूरी तरह से लग गए। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये आजादी बचाओ आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ था। असल में बात ये थी कि 1991 में इंडिया का इकोनॉमी पूरी तरह से डूबने के कगार पर था। इसलिए भारतीय सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को इंडिया में ट्रेड करने की खुली छूट मिल गई थी। वैसे विदेशी कंपनियों के आने से इंडिया को कुछ फायदे तो जरूर हुए थे, जैसे लाखों इंडियंस को नौकरी मिलना शुरू हो गया और देश भर में पैसों का सर्कुलेशन भी बढ़ने लगा। और इन्हीं वजहों से धीरे धीरे इंडिया का जीडीपी भी ऊपर जाने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ विदेशी कंपनियों की वजह से इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की अपनी खुद की कंपनियां लॉस में जाने लगी थी। इसके अलावा इन विदेशी कंपनियों ने अपनी मनमानी भी शुरू कर दी थी, जैसे कि बहुत सारी विदेशी एफएमसीजी कंपनीज खराब क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनने वाले फूड प्रोडक्ट्स को इंडिया में धड़ल्ले से बेच रही थी। तो विदेशी कंपनियों के इन्हीं मनमानियों को रोकने के लिए और इंडिया के अपने घरेलू बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए राजीव दीक्षित ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अपने 20 साल के आजादी बचाओ आंदोलन के दौरान राजीव दीक्षित ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए जिसे कोई भी इंसान करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। राजीव दीक्षित लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक गए और लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। और इन लेक्चर्स में ज्यादातर वो भारत गुलाम क्यों हुआ था और कैसे भारत अभी भी गुलाम है, एलोपैथी की सच्चाई, स्वदेशी को बढ़ावा देना, रसायन मुक्त खेती और भारतीय राजनीति जैसे सब्जेक्ट पर भी खुलकर बोलते थे। अपने लेक्चर्स में राजीव दीक्षित इंडिया में बने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करने पर जोर दिया करते थे और विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ना खरीदने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि विदेशी कंपनीज के द्वारा बनाए गए ज्यादातर प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी के होते हैं और इन प्रोडक्ट्स के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी का भी खतरा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजादी बचाओ आंदोलन शुरू करने से पहले राजीव दीक्षित ने 6 से 7 सालों तक इंडिया और उसके इतिहास को स्टडी किया था, वैसे ही अपने लेक्चर में लोगों को होम्योपैथी और आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बताने से पहले उन्होंने खुद 8 साल तक होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी की थी। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि राजीव दीक्षित को सिर्फ लाइमलाइट नहीं चाहिए था, वो तो सच में इंडिया के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। राजीव दीक्षित जितना होम्योपैथी और आयुर्वेद को सपोर्ट करते थे, उससे 100 गुना ज्यादा एलोपैथी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि विदेशी मेडिसिन्स इंडियंस को सूट नहीं करती और इसके साइड इफेक्ट्स तो अलग से ही है। राजीव दीक्षित हमेशा होम साइंस पर काफी जोर दिया करते थे और अक्सर वो अपने भाषण में भी कहते थे कि 80% रोगों का इलाज तो हमारे किचन में ही मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजीव दीक्षित जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 30,000 से भी ज्यादा लेक्चर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इंडिया
इंडिया के हर कोने में वो खुद तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को किताबों के माध्यम से इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यहाँ तक कि आज भी उनकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगियां सुधार रही है। स्वदेशी चिकित्सा, गौ माता पंचगव्य चिकित्सा, जीरो बजट खेती और अष्टांग हृदयम जैसी राजीव दीक्षित की सैकड़ों किताबें हैं जो कि आज भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। और इतना ही नहीं, इंडिया से काउ स्लॉटरिंग को भी पूरी तरह से खत्म करने में राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ था। असल में पहले इंडिया में गाय को काटने पर कोई भी सजा नहीं होती थी, लेकिन राजीव दीक्षित ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और फिर सालों तक कोर्ट में लड़ने के बाद काउ स्लॉटरिंग को इंडिया में बैन करवा दिया। और ये सिर्फ राजीव दीक्षित की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की भी जीत थी। इसके बाद राजीव दीक्षित जी का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और बहुत ही तेजी से ये हर भारतीय की आवाज बन रहा था। उनकी सबकी आंखें खोल देने वाली बातों ने उन्हें लोगों के बीच में काफी पॉपुलर बना दिया था। और फिर ऐसे ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राजीव दीक्षित पहली बार 1999 में बाबा रामदेव से मिले और फिर कुछ ही सालों तक टच में रहने के बाद 2009 में दोनों ने साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को भी एस्टेब्लिश किया। इस ट्रस्ट के चेयरमैन तो रामदेव थे, लेकिन नेशनल सेक्रेटरी राजीव दीक्षित थे। अब तक तो राजीव दीक्षित खुद घूम घूम कर लोगों को एजुकेट करते थे, लेकिन रामदेव के साथ जुड़ने के बाद वो टीवी पर भी आने लगे और दोनों मिलकर आस्था चैनल के माध्यम से अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने लगे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होती गई, लेकिन शायद कुछ लोगों को राजीव जी की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर जलन सी होने लगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि समझदार को इशारा ही काफी है। कुछ समय तक कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और साल 2010 आ गया, लेकिन किसको पता था कि कुछ ही महीनों में राजीव दीक्षित इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। हमेशा की तरह राजीव दीक्षित इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को विदेशी कंपनियों की मनमानी और एलोपैथ के नुकसान के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे। लेकिन 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में राजीव दीक्षित करीब 2 बजे अपना स्पीच खत्म करते हैं और फिर वो दयासागर नाम के एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर हिलाई के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ ही देर के बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और फिर दयासागर के पूछने पर वो ये कहते हैं कि उनके सीने में गैस चढ़ गई है और वो टॉयलेट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजीव दीक्षित जी की ये बात सुनकर दयासागर ड्राइवर को दुर्ग के आश्रम की तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहते हैं। हालांकि टॉयलेट जाने के आधे घंटे बाद भी जब राजीव दीक्षित वापस नहीं आए, तब दयासागर उन्हें खोजते हुए टॉयलेट की तरफ गए और देखा कि राजीव जी बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें तुरंत ही पासी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनका केस सीरियस देखकर उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद राजीव दीक्षित को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन रात के 1 बजे से 2 बजे के करीब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अगले दिन उनकी बॉडी को उनके घर अलीगढ़ ना ले जाकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ ले जाया गया। इसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई, जैसे कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जैसे किसी को जहर देने के बाद होता है। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया गया और जल्दी से जल्दी उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। अब वैसे तो राजीव दीक्षित के डेथ की स्टोरी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई है, वो भी बिना किसी का नाम एक्सपोज किए, लेकिन ऐसा क्यों है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उन्हें किसी ने जहर दिया था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही दुनिया की मर्डर मिस्ट्रीज को जानने और सुनते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस राइट साइड के बॉक्स में ऐसी ही मर्डर मिस्ट्रीज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।